ओके, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कंडीशन स्ट्रक्चर्स का मॉड्यूल, या इसको हम कह सकते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स या डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम में कंडीशन बेस पे कोई अपना प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको अपने प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना पड़ जाता है। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, वो सीक्वेंशियल फ्लो पढ़ा है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंशियल फ्लो में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम टॉप से बॉटम की तरफ एक सीक्वेंस से चलता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट एंड सो ऑन। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है उसको फ्लो चेंज करना पड़ जाता है, सीक्वेंस में नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल बनाया इंट मार्क्स। ठीक है, इसको हमने इनपुट लिया, एंटर मार्क्स, ये इनपुट हो गया। ठीक है, और हमने इसका क्या करना है, हमने इसका मैक्स, एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स मैक्सिमम है, कांस्टेंट है ये। एक वेरिएबल हमने लिया परसेंटेज, ये हमने वैसे प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशंस का इस्तेमाल कहाँ पर है। ठीक है, हमने लिखा और परसेंटेज निकाली। परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स डिवाइड बाय मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100.0, और इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब इसमें हम इसको रन करते हैं। हमने कहा जी मार्क्स 365 है मेरे, तो उसने परसेंटेज शो कर दी 91.25। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फर्ज करें यूजर ने ये लिख दिया 765, तो क्या ये इनपुट ठीक है? नो। तो फिर इसको रोकेंगे कैसे? हम कंडीशंस लगा के हम यूजर का इनपुट चेक करेंगे कि क्या उसने इनपुट ठीक दिया है। अगर इनपुट ठीक दिया है तब तो हम उसका प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे आगे, अदरवाइज हम उसको वहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो कंडीशंस कैसे लगाएंगे हम? यहाँ पे सिंपल, जब यूजर इनपुट दे देगा उसके बाद लगाएंगे कंडीशन। जब आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करने से पहले क्या लिखते हैं? इफ ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट्स, और फिर इसकी कर्ली ब्रैकेट्स ओपनिंग क्लोजिंग। इसकी अपनी राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसकी अपनी क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, राउंड वाली भी और कर्ली ब्रैकेट्स भी। इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, यहां पे लगाएंगे कंडीशन इसके अंदर। ठीक है, हमने लिखा इफ मार्क्स ग्रेटर देन 400, चले लेस देन कर देते हैं, मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 400। तो ये जो हमने काम किया है कि उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की है और उसको रिजल्ट डिस्प्ले करवाया, ये इस ब्रैकेट्स के अंदर रख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अब ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये वाली, ये कब चलेंगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली। अगर यूजर ने मार्क्स की वैल्यू लेस देगी, लेस देगा 400 से या उसके इक्वल देगा, तब ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। मार्क्स की वैल्यू दी हमने 300, परसेंटेज आ गई। मार्क्स की वैल्यू दी हमने 700, नो आउटपुट।
समझ आएगी बात। एक मसला तो हमारा हल हो गया कि हमने अगर यूजर मार्क्स की वैल्यू 400 से अबव देगा तो उसको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हमारा जो आउटपुट है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट निकालना है आपने, अंडर रूट। अब जो स्क्वायर रूट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है, नेगेटिव नंबर्स का निकलता है नो। तो फिर वहां पे तो मस्ट हुई थी ये चीज कि वहां पे अगर आप नेगेटिव नंबर यूजर दे देता है तो फिर आपने उसको उधर ही रोकना है कि भाई ये आपका आउटपुट गलत, इनपुट गलत है आपका, इसको दुरुस्त इनपुट दें। ठीक है, अच्छा ये हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर यूजर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इनपुट दे देता है, उसको कोई आउटपुट नहीं नजर आ रहा आगे, कोई वो कह रहे हैं ये क्या है, कुछ आउटपुट तो दो, बताओ तो सही क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ में कोई मैसेज नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था मैसेज कि आपका इनपुट गलत है। तो वो कैसे देंगे? वो इफ कंडीशन जहां पे खत्म हो रही है उसके फौरन बाद क्या लगाएंगे? एल्स। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या हमने एज इट इज लिखना है जो चीज वहां लिखी हुई है। मैंने कहा था जो जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ना वीडियो के अंदर, वही चीजें आपने नोट्स में एज अ पॉइंट्स लिखनी है आपने। अब जैसे आपने इफ एल्स पूरा नहीं छापना, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूं कि एल्स कहां पे लगाया जाएगा। एल्स हमेशा इफ की बॉडी के फौरन बाद लगता है। इन इफ की बॉडी और एल्स के दरमियान में कोई और स्टेटमेंट नहीं आ सकती। यानी अगर मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट तो एरर आ जाएगा। एरर आएगा कि भाई कि आप इफ की बॉडी और एल्स के दरमियान में कुछ भी लगा सकते हैं, बल्कि वो मैसेज आएगा मिसप्लेस्ड एल्स, कि आपने एल्स गलत जगह पे लगाया है। तो आपने एल्स कहां पे लगाना है? इफ की बॉडी के फौरन बाद। यहां पे आप मैसेज दे दें, कोई भी जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। वैलिड रेंज ऑफ मार्क्स इज बिटवीन 0 एंड 400। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यूजर को समझ आ जाएगी मैंने क्या गलती की है। यूजर ने 700 लिख दिया तो मैसेज क्या आया? तो हम यहां पे मजीद इनवैलिड वैल्यू ये भी लिख देते हैं कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो इनवैलिड है, इनकरेक्ट है। सही है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है हमारे। ये तो हो गया सॉल्व प्रॉब्लम हमारा। इसमें एक और प्रॉब्लम भी है इस सॉल्यूशन में। अगर यूजर मार्क्स की वैल्यू नेगेटिव एंटर कर दे, फिर ऐसे यूजर भी होते हैं। यूजर से आप किसी भी किस्म की चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूजर कुछ भी कर सकता है। इनपुट देते हुए वो इनपुट देगा जो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। आपने अपना प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा चल रहा है, सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है, सारा सॉफ्टवेयर बना के उसके हवाले कर दिया है। जब उसने पहला क्लिक ही करना है वही इसने गलत करनी है, वो आपके ख्वाबो ख्याल में मेरे से क्या, हाँ यहां पर उसने क्लिक करनी थी उसने। तो यहां पे एक और प्रॉब्लम है, यूजर मार्क्स की वैल्यू नेगेटिव भी एंटर कर सकता है। फिर देखते हैं क्या होता है। -9 परसेंटेज इज -2। आपके सारे सॉफ्टवेयर का बेड़ा गर्क हो गया, सारा प्रोग्राम ही गया आपका। ठीक है, तो इसको भी कवर करना है। इसको कैसे कवर करेंगे? इसके दो तरीके हैं वैसे। एक तो आप कर लें एल्स इफ, एक और इफ लगा दिया आपने, लेकिन वो सिंपल इफ नहीं है, एल्स इफ है। ये वाला जो इफ है ना, ये सिंपल इफ है, ये आप कह सकते हैं ये एल्स इफ है। ठीक है, ये वाला जो एल्स इफ है ना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले इफ के साथ। बेसिकली अब हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन चुके हैं। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है। इन तीनों ब्लॉक्स में से सिर्फ किसी एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है, सारे ब्लॉक नहीं चलेंगे। समझ आ गई बात? तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। तो आप यहां पे लिखें, क्या लिखेंगे? शाबाश, मार्क्स इज नेगेटिव को हम लिखेंगे मार्क्स इज लेस देन 0। तो यहां पे क्या मैसेज देंगे? सी आउट नेगेटिव
बल्कि आप यही वाला मैसेज यहां से उठा सकते हैं, यही वाला मैसेज यहां पे दे दें, ठीक है। -95, ये क्या हुआ परसेंट? अच्छा, यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है ना, दिस इज लॉजिकल एरर, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, कुछ और आ गया ना। कंपाइलेशन एरर नहीं है, रन टाइम एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ और आ गया ना, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। हुआ यूं कि अब इससे आपको एक और आइडिया भी मिलेगा कि प्रोग्राम कैसे फ्लो कैसे चलता है उसका। यहां पे जब कंपाइलर आया, उसने इनपुट लिया यूजर से, यूजर इनपुट क्या दिया, -95, क्या इनपुट दिया, तो मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई, -95, ऐसे ही है। जब यूजर इस कंडीशन को कंपाइलर इस कंडीशन को चलाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, बिकॉज -95 इज लेस देन 400। तो उसने जनाब ये चला दिया और बाकियों को उसने इग्नोर कर दिया, बिकॉज इन तीनों में से सिर्फ एक ही चलना था। जब एक चल गया तो बाकी वो देखेगा भी नहीं, तो अब क्या करें फिर? कोई बात नहीं, ये कंडीशन आप ऊपर लगा दें, ये कंडीशन आप यहां पर लगा दें, और इसका आउटपुट इधर ले आए, इसका आउटपुट उधर ले जाएं, और इसकी वैल्यू लिख दें। अब वो पहले चेक करेगा कि मार्क्स की वैल्यू 0 से अबव तो नहीं है, 0 से बिलो तो नहीं है। अगर वो 0 से बिलो है तो उधर ही उसको मैसेज दे देगा और नेक्स्ट दोनों ब्लॉक्स को इग्नोर कर देगा। अदरवाइज अगर वो 0 से लेस नहीं है तो फिर वो आएगा इस कंडीशन पे कि क्या 400 से लेस है, 400 से लेस होगी तो फिर इसको चलाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो इट मीन उसने 400 से भी अबव कोई वैल्यू दी है उसने। तो अब हमारा फ्लो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने -95 एंटर कर दिया, तो क्या कह रहा है, इनवैलिड वैल्यू। चलो मैं यहां पे थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव वैल्यू, ताकि ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। -900, नेगेटिव वैल्यू, वैलिड रेंज ऑफ मार्क्स इज बिटवीन 0 एंड 400। समझ आ गई बात? अब आपको ये समझ आ रही कुछ, इफ क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, समझ आ रही कुछ? अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकते हैं और एक और प्रोग्राम करते हैं। अब सिंपल इफ एल्स भी आप लोगों ने कर ली है, बल्कि उससे पहले सिंपल इफ किया था जिसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक था और उसमें कंडीशन ट्रू होती थी तो वो ब्लॉक चलता था, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता था। फिर आपने इफ एल्स देखा, यानी इफ स्टेटमेंट की डिफरेंट वेरिएशंस है ना, वेरिएशंस ऑफ इफ स्टेटमेंट। कौन कौन सी वेरिएशंस हैं? एक सिंपल इफ होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल इफ में सिर्फ इफ लिखा होता है और ब्लॉक भी सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन ब्लॉक। और उसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं आएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरा हमने इसकी कौन सी वेरिएशन पढ़ी है, इफ एल्स। इसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, 2 ब्लॉक्स। एक जो पहला ब्लॉक होता है उसको कहते हैं हम इफ ब्लॉक,
जो दूसरा ब्लॉक होता है उसको क्या कहते हैं, एल्स ब्लॉक। इफ ब्लॉक कब चलता है, इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड when the condition is true, अदरवाइज कौन सा ब्लॉक चलता है, एल्स ब्लॉक। समझ आ गई। तीसरी वेरिएशन हमने कौन सी पढ़ी है, इफ, उसके बाद एल्स इफ, फिर आखिर में क्या आया था, एल्स। अच्छा, ये जो वेरिएशन है ना, इसमें एल्स इफ जितने मर्जी लगाएं आप, जितने मर्जी एल्स इफ लगाएं, ठीक है। तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपने तीनों वेरिएशंस पढ़ ली हैं, अब हम इसमें एक और चेंज करते हैं। देखें चेंज हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम सेव एज कर लेते हैं। बेटा आवाज नहीं आई किसी की, ओके। इस प्रोग्राम का हमारा पर्पस ये है कि यूजर जब मार्क्स एंटर करे तो सिर्फ करेक्ट मार्क्स हम एक्सेप्ट करेंगे, रॉन्ग मार्क्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम। तो मतलब कैलकुलेशंस सिर्फ उसी सूरत में परफॉर्म होंगी अगर मार्क्स की वैल्यू करेक्ट होगी, ठीक है। कैलकुलेशंस पे हमने यूजर को आने ही तब है जब उसका रिजल्ट, जब उसका इनपुट ठीक होगा, ठीक है। यहां पे जैसे ही मार्क्स इनपुट लेगा फौरन बाद हम उसको चेक करेंगे। इस लाइन को हमने परफॉर्म ही तब करना है जब एवरीथिंग, हर चीज ओके होगी। कैसे चेक करेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 400, ये उसकी वैलिड रेंज है। ऐसे ही है ना। अगर हम इसके शुरू में लगा दें नॉट, फिर क्या होगा, ऐसे नॉट के अंदर हमने ये सारी कंडीशन इकट्ठी लगा दी है। यानी ये नॉट लगाने का मकसद ये है कि अगर यूजर ने वैलिड रेंज के अंदर वैल्यूज एंटर नहीं की, नॉट हटाएंगे तो क्या मतलब इसका कि यूजर ने वैलिड रेंज में वैल्यूज एंटर की हैं। नॉट लगाएंगे तो क्या मतलब, नहीं एंटर की। यहां पे आपको नॉट ऑपरेटर का थोड़ा सा एक पर्पस भी समझ आया होगा कि नॉट कहां पे इस्तेमाल होता है। आप देख लें, एक सिंपल नॉट लगाने से आपने उसकी लॉजिक ही उलट दी है आपने उसकी। नॉट नहीं लगाएंगे तो वैलिड रेंज बन रही है, नॉट लगा दिया तो इनवैलिड रेंज बन गई। तो हम यहां उसको मैसेज देंगे कि भाई आपने जो है ना, यू एंटर्ड इनकरेक्ट वैल्यू, वैलिड रेंज इज 0 to 400। यहां तक तो ठीक है, ये तो हमने पहले भी यही काम किया था प्रीवियस प्रोग्राम में। लेकिन अगला काम हमने ये करना है कि इसको वापस इनपुट लेंगे। इसका आपने गलत वैल्यू एंटर की है, दोबारा फिर इनपुट दो, ठीक है। वो कैसे होगा ये अब गौर से देखें। ये जो इनपुट वाली जगह है ना, यहां से इनपुट शुरू हो रहा है ना, इधर से शुरू हो रहा है ना। इस जगह का ही नाम देंगे, कोई भी नाम दे दें आप। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे देता हूं मैं IN, कोई ऐसा नाम देना है जो कीवर्ड ना हो, INP कर देते हैं, ठीक है। और आगे क्या लगाना है, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगाना। क्या लगाना है, ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया है, डिफाइन अ लेबल। आपने एक लेबल डिफाइन किया है। पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे जाके आप उस जगह का एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बाद में हमने कंट्रोल शिफ्ट करना होता है उस जगह पे।
हम एक्चुअली चाह ये रहे हैं कि अगर यूजर गलत इनपुट दे तो वापस फिर उधर उसको इनपुट वाली जगह पे वापस भेज दें। तो पहले हम उसका नाम डिफाइन करना पड़ेगा, उस जगह का नाम डिफाइन हो गया। अब आप यहां से भेजना है ना उसको, यहां पे लिखें गो टू INP, कहां जाओ वापस। तो जनाब यूजर अब जब तक इनपुट सही नहीं देगा वो क़यामत तक प्रोग्राम चलता रहेगा। एंटर मार्क्स -9, योर एंटर्ड इनकरेक्ट वैल्यू, वैलिड रेंज इज 0 to 100, एंटर मार्क्स। फिर पूछेगा, हम फिर नहीं इसको वैल्यू देते, -500, हम उसको कोई और वैल्यू दे देते अबव, नहीं मानेगा जनाब वो जब तक करेक्ट वैल्यू नहीं एंटर देंगे। 390, ओके जी आ गया आउटपुट, है ना इंटरेस्टिंग। ये अक्सर एक क्वेश्चन आता होता है कि जी आपने लूप नहीं लगानी। इससे अगला जो मॉड्यूल है हमारा लूप का है। लूप के अंदर क्या होता है, एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली रन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है लूप आपने कोई नहीं लगानी, लेकिन लूप वाला बिहेवियर होना चाहिए। तो ये लूप वाला बिहेवियर ही है। गो टू स्टेटमेंट की मदद से आप एक आर्टिफिशियल लूप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे \n लगा देता हूं मैं, क्योंकि वो एंटर मार्क्स साथ ही आ रहा था। दोबारा देखें, हमने लिखा 700 इनकरेक्ट, और फिर आप पूछ रहे हैं आपसे 1000, ठीक है, -400, नो, 100, यस, दिस इज एक्सेप्टेबल। अब ये सारा स्ट्रक्चर समझ आया गो टू का। ये आपने एक नई चीज सीखी है गो टू स्टेटमेंट, लेकिन आपको वैसे ये बहुत आसान लग रही होगी और बहुत यूजफुल भी लग रही होगी, लेकिन इन प्रैक्टिस गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की जाती। इन प्रैक्टिस बहुत रेयर केस में, जब आपके पास लॉजिक लूप के थ्रू और कंडीशंस के थ्रू काबू ना आ रही हो, तो फिर आखिरी हल ये होता है गो टू। ऐसा पता होना चाहिए आपको कि आपके टूल बॉक्स में गो टू नाम की एक चीज है। टूल बॉक्स की ना सारे ये, ठीक है ना। अच्छा जी, गो टू समझ आ गई। अच्छा, और अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स के हम कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर वैसे आपने यूज करके देख तो लिया है एक, जी, नॉट भी यूज कर लिया और एंड भी यूज कर लिया जी, और नहीं किया। तो हम एक लॉजिकल ऑपरेटर्स की ना, हम एक लॉजिक समझ लेते हैं क्या करते हैं। बल्कि लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हमारे पास हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं 6। कौन कौन से? ये आगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। डबल लगाएंगे जब भी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो आप ये लगाएंगे। अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो कंपेयर नहीं करेगा, वो असाइन कर देगा। यानी अगर आप लिखते हैं x = 5, तो x की वैल्यू 5 असाइन कर देगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेकिन अगर आप लिखते हैं डबल इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू को 5 के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि क्या x की वैल्यू 5 है, और इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। और यानी आप कह लें, ये अक्सर वाइवा में भी क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कौन सा है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये कौन सा है? ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल और मजीद रिलेशनल 6 तरह के हैं। ये कौन सा वाला है? इसको आप बोलेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर, रिलेशनल इक्वालिटी ऑपरेटर।
और इसमें एक छठा कौन सा है, नॉट इक्वल टू। तो ये सिंबल्स आपने याद रखनी है। फिर एक और टर्म यूज होती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर आ गया, कोई सा भी एक, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ग्रेटर देन 5, सो दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई सा भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई सा भी छह में से कोई एक ऑपरेटर आ गया है तो वो क्या कहलाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, जो इससे पहले आपने पढ़ा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, याद है, x+5, उसका आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से, कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से, इनका हम पहले बनाते हैं ट्रुथ टेबल, जो कि सबसे पहले वही चीज समझी जाती है। कंडीशन, ये बेसिकली दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं सिवाय नॉट के। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने का मकसद क्या होता है कि हम सारी वैल्यूज लिख के देख लेते हैं एक दफा कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है तब क्या आंसर आएगा, अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है तब क्या आंसर आएगा, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तब क्या आंसर आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब क्या आंसर आएगा। ये इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में जो इनपुट वैल्यूज होती हैं वो सारे कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताएं कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है और जो 2 है वो भी ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या आंसर देगा, ट्रू। और अगर एक भी फॉल्स होगी तो, यानी ये जस्ट लाइक काम करता है मैथमेटिक्स में, अगर जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, एक साइड पे 1 एक साइड पे 0 है, तो एक दफा भी अगर 0 आ गया तो सब कुछ 0, फॉल्स। अच्छा, और ऑपरेटर कैसे काम करता है, शाबाश, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो आंसर, और अगर दोनों फॉल्स हो गई तो, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, और ये एंड और जो हैं ये दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। जो नॉट है ये सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लगाते हैं सिर्फ कंडीशन 1 पे लगाते हैं, बिकॉज ये 2 पे नहीं लग सकता ना, तो कंडीशन 1 यहां पे क्या है, उसको क्या कर देगा, और यहां पे क्या है, यहां भी फॉल्स, और आखिर में 2 दफा ट्रू आ जाएगा। समझ आ गई बात, ओके। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। हम सबसे पहले प्रोग्राम देखेंगे एंड का। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं लीप ईयर का, उसमें खैर एंड भी आ जाएगा और भी आ जाएगा। लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें जो ईयर होता है वो 366 डेज का होता है, और वो 4 साल बाद आता है। और वो 366 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है। अच्छा, उसकी निशानी आपको यही पता होगी कि वो जो है 4 ईयर्स बाद आता है और 4 से डिवाइड होता है। यानी इसका मतलब ये है, आपके ख्याल में फिर 2010
2012 लीप ईयर था, 2016 ऐसे ही है। इसका मतलब है ये भी लीप ईयर होगा 2000। इसका मतलब है ये भी लीप ईयर होगा। नो, क्या ये 4 से डिवाइड नहीं होता? तो फिर इसका मतलब है ये भी लीप ईयर होगा। ये सारे लीप ईयर्स है ना? नहीं, इसमें से ये जो तीन है लीप ईयर्स नहीं है, हालांकि ये 4 से डिवाइड होते हैं। एक्चुअली हमारी जो लॉजिक है ना 4 से डिवाइड करने वाली, वो लॉजिक गलत है। सारे लीप ईयर्स 4 से जो डिवाइड होते हैं वो सब लीप ईयर्स नहीं होते। उसकी लॉजिक देख लेंगे, लॉजिक क्या है। दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर उनमें से कोई एक ऑप्शन में ट्रू हो जाए तो वो लीप ईयर डिक्लेयर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डिविजिबल बाय 400। डिविजिबल बाय, अगर तो आपका ईयर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। अब इसमें से मुझे बताएं कितने ईयर 400 से डिवाइड हो रहे हैं। सिर्फ दो हैं बस, एक ये है और एक ये है, बाकी कोई भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 400 के मल्टीपल देख लेना, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, दरमियान वाला कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर तो 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है, डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100। दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 से डिवाइड हो और 100 से ना हो। ठीक है, तो अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो ये तीनों 4 से तो होते हैं लेकिन 100 से भी होते हैं। 100 से होते कि नहीं होते? तो हम क्या कह रहे हैं, 100 से ना हो, तो इस वजह से ये लीप ईयर नहीं है। तो अब इस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इनपुट हो गया हमारा, ये ले एंटर एनी ईयर 2000 लीप ईयर है बिकॉज ये 400 से डिवाइड हो जाता है। आप दोनों में से एक ऑप्शन चेक करेंगे ना, पहले ऑप्शन 1 चेक करें। अगर ऑप्शन 1 ट्रू हो रहा है तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हुए लगाएंगे कंडीशन। देखें, कोई भी प्रोग्राम आपने जब लिखना होता है ना तो उसका पहला स्टेप ये होता है, पहले उसकी लॉजिक बनाएं पेपर पे। जैसे मैंने आपको लीप ईयर की सारी लॉजिक समझाई है आपको, उसके बाद उसके आप प्रोग्राम लिखना है आपने उसका। बल्कि उससे पहला स्टेप ये होता है, पहले प्रोग्राम समझना होता है, ये पूछ क्या रहा है आपसे। प्रोग्राम समझ के उसकी लॉजिक बनाएंगे, उसके बाद फिर उसका प्रोग्राम लिखेंगे। जब तो लॉजिक समझ नहीं आएगी प्रोग्राम नहीं बनना। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे हम, पहला ऑप्शन क्या था, अगर किसी चीज की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो कि वो किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर लगा के। शाबाश, ईयर रिमाइंडर किस से डिवाइड करना है, 400 से, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अगर किसी ईयर को हम रिमाइंडर ले 400 से और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो इट मींस ठीक है। अब हम इसी कंडीशन को करते हैं दूसरा मॉडिफाई। वैसे तो यहां पे एल्स इफ भी लगाया जा सकता था, लेकिन एल्स इफ आपने समझ लिया है तो और लगाएंगे। और आ गया, और क्यों लगाया कि या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2।
अब ऑप्शन 2 के अंदर फर्दर अगर आप देखें तो दो कंडीशन है, एक ये भी है और एक ये भी है, दरमियान में क्या है? तो इसलिए जो ऑप्शन 2 है ना, वो हम उसके लिए अलग से ब्रैकेट्स लगा लेंगे। दो कंडीशन आनी है ना, उसमें से पहली कंडीशन क्या है? तो आप यहां क्या लिखेंगे? एंड एंड ये सिंबल है उसकी, और दूसरी कंडीशन क्या है? तो नॉट डिविजिबल बाय 100, 100 से रिमाइंडर लें एंड दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू लगा दिया। एक ये, चलो इसी तरीके से कर लेते हैं। ब्रैकेट्स लगाने की फिलहाल यहां पर जरूरत नहीं है बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट है। यहां पे क्या लिखेंगे? अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी ट्रू हो गया तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने एंड ऑपरेटर भी लगाया और भी लगाया, नॉट नहीं लगाया आपने। नॉट भी यहां पे लगाया जा सकता था। 1600 इट्स अ लीप ईयर। 1700 नॉट लीप ईयर। 1800 नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, नॉट अ लीप ईयर। 1996 इट्स अ लीप ईयर। 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन फॉल्स है लेकिन सेकंड ऑप्शन ट्रू है। 4 से हो रहा है और 100 से नहीं हो रहा। और 2000 के लिए फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा, तो सेकंड को देखने की जरूरत ही नहीं है। और 2012, ठीक है, समझ आई इसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की? चलो यहां तक काफी है।